अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बड़ी बात में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदालती इस्लाहात बिल पर हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को बेंच से अलग करने की हुकूमती दरख्वास्त भी मुस्तरद करते हुए बिल की मंजूरी का पार्लिमानी रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत उस्मा के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की और तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था, जमहूरियत आइन के अहम खद्दोखाल में से है, आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम खद्दोखाल में हैं। देखना यह है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है, अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। इस हवाले से यह मुकदमा मुनफरिद नौयत का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में यह अपनी नौयत का पहला कानून है और ये रियासत के तीसरे सतून के बारे में है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इल्ज़ाम है कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा आइन के बुनियादी जुज़ की कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई। दौरान समाअत पाकिस्तान बार काउंसिल के हसन रजा पाशा ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान बार ने हमेशा आइन और अदलिया के लिए लड़ाई लड़ी है। मुनासिब होगा अगर इस मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। हसन रजा ने अदालत से दरख्वास्त की कि अगर बेंच में 7 सीनियर तरीन जजेस शामिल हो तो कोई एतराज नहीं कर सकेगा। बेंच के एक रुकन के खिलाफ 6 रेफरेंसेस दायर हुए हैं, इनको बेंच से अलहदा कर दिया जाए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत ने यह करार दिया था कि रेफरेंस सिर्फ सदर ममलकत दायर कर सकते हैं, किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस काजी फायजिसा केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं, मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। चीफ जस्टिस ने हसन रजा पाशा को मुखातिब करते हुए कहा कि पाशा साहब, आप नफीस आदमी हैं, अपने इर्द गिर्द से मालूम कराएं कि आपके लोग किसको फुल कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जजेस ने आना है और चले जाना है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एहतराम देने के बजाय इंतखाब किया जाता तो फिर आप इंसाफ नहीं चाहते। अटॉर्नी जनरल ने अदालती बेंच बढ़ाने की दरख्वास्त की तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पहले समझा तो दें कि कानून क्या है और क्यों बना। बेंच की तादाद कम भी की जा सकती है। अदालत उस्मा ने हुकूमती इस्तदा मुस्तरद करते हुए सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने हुकूमती बिल पर अमल दरामद रोकने की मुद्दत में भी तौसीह कर दी है। हुकूमत ने गुज़श्ता माह 30 मार्च को सेनेट से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया था। 10 अप्रैल को यह बिल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से मंजूर किया गया। 11 अप्रैल को इस बिल को सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सदर, वज़ीर आज़म और बार काउंसिल्स को नोटिस जारी करते हुए इस बिल पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत की जानिब से इस अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोकने और इंतखाबात केस में भी हुकूमत को सुबकी के बाद 2 आईनी इदारे आमने सामने खड़े हैं। हुकूमत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से रास्ते में मुज़ाहम होने के बाद अदालत बिलखुसूस 3 रुकनी बेंच पर खुल्लम खुल्ला तनकीद कर रही है और साथ ही फुल कोर्ट का मुतालबा भी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। एक कानून बना ही ना हो और कानून बनने से पहले ही उसके इतलाक को रोक दिया जाए। 7 सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच जो है इस अहम मामले पे बनाया जाए। जब चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद किया गया है इसी बिल के अंदर, तो क्या चीफ जस्टिस का इस केस को सुनना मफादात का तसादुम नहीं है? बेंच की तश्कील मुनसिफाना होनी चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अदालती बिल की मंजूरी से हुकूमत चीफ जस्टिस के खुद नोटिस के इख्तियार को महदूद करना चाहती है, मगर चीफ जस्टिस अपने इन इख्तियारात को तकसीम करने और खिलाफ आइन इकदाम करार दे रहे हैं। इस मामले पर मुल्क की कानूनी बरादरी भी बराबर मुनकसिब है। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन का मौक़िफ़ है कि हुकूमत एक नोटिफिकेशन से चीफ जस्टिस को हटाना चाहती है, मगर ये नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नवाज ने एक नया शोशा छोड़ा कि जी एक नोटिफिकेशन करेंगे और चीफ जस्टिस को हटा देंगे। किसी चीफ जस्टिस को थ्रू ए नोटिफिकेशन रिमूव नहीं किया जा सकता और अगर ऐसे किया गया पाकिस्तान भर के वकला ये उठेंगे और अपने चीफ जस्टिस को डिफेंड करें। मगर हुकूमती इत्तेहाद के अहम तरीन कानूनी माहिर फारूक एच नाइक का कहना है कि आइन ने पार्लियामान को इजाजत दी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसके बारे में कानून बना सकती है।
आइन ने पार्लियामान को इजाज़त दी है जो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर है उसके बारे में कानून बना सकती है। अब ये जो कानून बनाया ये अभी बिल की शेप में ही था, ये पहली दफ़ा हुआ है, कोई एक्ट अभी बना नहीं है और उससे पहले के उसको सस्पेंड कर दिया जाए। अब इस कानूनी जंग को लेकर सियासी मारकाराई जोरों पर है। हुकूमत मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए इलेक्शन में जाना नहीं चाहती और अपोजिशन मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए इलेक्शन कराना चाहती है। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से बार बार मुतालबा कर रही है कि 14 मई के इंतखाबात कराने के हुक्म पर अमल दरामद किया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट मुज़ाकरात में पेशरफ्त का जायजा ले रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत का लुबे-लुबाब अदालत पर रखना चाहती है और पंजाब में इलेक्शन 14 मई से आगे लेकर जाने के हक में दिखाई नहीं दे रही। आइन के मुताबिक 14 मई से आगे पंजाब के इलेक्शंस नहीं हो सकते। अगर आइन खत्म होता है और इलेक्शंस का राइट ले लिया जाता है, पाकिस्तान के लोगों का फिर सड़क फैसला करेगी कि हम अपने हकूक ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अभी देखते हैं कि नून लीग की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो किस तरह से प्ले अप करती है। हमें तो 14 मई से आगे कबूल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर भी ये फरमा रहे हैं कि ये आखिरी मौका है आइन को बचाने का, जमहूरियत को बचाने का। आइन खत्म तो इसका मतलब जमहूरियत खत्म, इसका मतलब पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं बची, तो फिर तो ताकत का राज है। अगर ये आखिरी मौका भी जाया किया तो मुल्क का तो नुकसान है ही है। मुझे ये यकीन है कि जो सियासी पार्टियां इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में बैठी हुई हैं इनका भी नुकसान होने जा रहा है। आइन की अपनी अपनी तशरीहात में, मगर इस वक्त अपोजिशन की नजर सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज है और हुकूमत पार्लियामान की ताकत से सियासत का ये मैदान सर करने पर तुली है। मगर अदालत उस्मा से हुकूमत को पै दर पै सुबकी का सामना है। दो आईनी इदारों की इस लड़ाई में दोनों इदारे अपने अपने तय सुप्रीम हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अदालती इस्लाहात बिल पर पार्लियामानी रिकॉर्ड तलब कर रही है और दूसरी तरफ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर से दरख्वास्त की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इजलास का रिकॉर्ड मांगे। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत और अदलिया जो आपने सामने खड़ी हुई हैं, सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे और तमाम तर सियासी मामलात पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना एहसान अफजल खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राना एहसान साहब, सुप्रीम कोर्ट में जो मामलात चल रहे हैं, हम एक वाज़ेह डिवाइड देख रहे हैं। जजेस की भी डिवाइड हमारे सामने नजर आ रही है। चीफ जस्टिस के शाय पर जस्टिस काजी फाइज ईसा भी नहीं पहुंचे। आज मौजूद जज साहिबान के रिमार्क्स में भी ये चीज़ सामने आई कि जो सियासी मामलात हैं वो अदालती मामलात को और इंसाफ के तकाज़ों को आलूदा कर रहे हैं। ये इन तमाम तर मामलात से क्या अदलिया, चीफ जस्टिस मजबूत होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट के जरिए, जो सुओ मोटो को जो है पावर्स को जो चीफ जस्टिस की थी उसको एक 3 मेंबर के ऊपर जो है वो लेके गया है। इससे जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो बेहतर होती है, क्योंकि यहाँ देखा ये जा रहा है, ट्रेंड ये है कि बेंच की तश्कील के अंदर और सुओ मोटो लेने के अंदर फर्ज वाहिद जो है वो सारे फैसले कर रहा है। तो ये जो बिल है ये तो जो अब लॉ बन चुका है, ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को स्ट्रेंथन कर रहा है, ये तो ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशरी को स्ट्रेंथन कर रहा है। पहली बात तो ये, आज चीफ जस्टिस साहब ने बात की कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है और ये भी कहा कि शायद पार्लियामेंट जो है वो इंटरवीन कर रही है, इस तरह का तासर दिया। लेकिन देखें, आर्टिकल 191 बहुत क्लियर है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट may make rules regulating the practice and procedure of the court, यानी कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो ये तो लॉ जो है वो एक सिंपल मेजॉरिटी से पास जो है वो दोनों हाउसेस ने किया, तो डेफिनेटली जो असेंबली है वो ऑथराइज्ड है, वो लॉ इनैक्ट कर सकती है और वो उसी लॉ के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने मामला चलाने। अब देखें, इसमें जो चीजें आज पिन पॉइंट की वो बड़ी वैलिड है। अब जहां जो चीफ जस्टिस है उनकी पावर्स के बारे में ये लॉ है, तो उस मामले को चीफ जस्टिस साहब अगर खुद सुन रहे हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर उनको सुनना ही नहीं चाहिए कि वो इस मामले को खुद सुने। दूसरा, देखें, अगर जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, फिर वही जो लॉ जिस चीज की बात कर रहा है उधर सीनियर मेंबर्स की जो है वो कोई इस बेंच के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये भी जो है वो एक बड़ा सवालिया निशान उठता है। और फिर ये एक डिमांड जो है कि आप फुल कोर्ट बैठा दें, तो फुल, क्योंकि देखें ये अगर हम सुओ मोटो 180 जो आर्टिकल 183 की बात हो रही है इसके अंदर,
तो सुओ मोटो की जो पावर्स है उसके बारे में बात हो रही है, तो ये पूरे सुप्रीम कोर्ट के मामले के ऊपर बात हो रही है। तो बेहतर है कि फुल कोर्ट बैठ जाए, और फुल कोर्ट अगर बैठ जाए तो फिर किसी को कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन उस चीज को भी रद्द कर दिया गया। जो बयानात आपकी भी सीनियर क़यादत की जानिब से मौजूद अदलिया के बारे में पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी और दीगर प्रेस टॉक्स में भी सामने आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा का बयान आप देख लें, मौलाना फजल रहमान साहब का बयान देख लें, मरियम नवाज साहिबा, जावेद लतीफ़ साहब का बयान, इन बयानात की रोशनी में तो ये नजर आता है कि हुकूमत गुडविल में नहीं, किसी एग्रेशन में, महाज आराई में ये कानून साजी कर रही है। क्योंकि अगर इस तरह के जारहाना बयानात सामने आते हैं और फिर ऐसी कानून साजी सामने आती है जिसमें पावर्स लिमिट हो रही हूं, तो फिर ये गुडविल या इस्लाहात में काउंट तो नहीं होता, ये तो फिर वन ऑन वन जंग लग रही है। नहीं, देखिए, जब पहली बात तो ये कि पार्लियामेंट सिर्फ पार्लियामेंट की बातें नहीं कर रही, और पार्लियामेंट देखें एक जजमेंट के ऊपर बातें कर रही है। जजमेंट आई 184(3) के बारे में, जस्टिस काजी फाइज ईसा की जजमेंट आई। तो सबसे पहले आवाज जो उठी बेंच तश्कील देने का जो तरीकाकार है, और 184(3) को सुओ मोटो को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से निकली। उन्हीं बातों को, और वो आईनी जो है वो बातें हैं, जस्टिस जितने भी वहां जो मुद्दा बयान किया जा रहा है, जो विद इन एक सुप्रीम कोर्ट जो बहस चल रही है, वो सारी आईनी बहस है। तो उसी बहस को जो है वो ओन किया है पार्लियामेंट ने, और वही चीजें डिस्कस की। अगर सुओ मोटो का जो है 184(3) सुओ मोटो का जो तरीकाकार है उसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है, तो उसके ऊपर अगर बहस की जा रही है तो इसमें क्या खराबी है। और देखें, जजमेंट्स के ऊपर आप बहस कर सकते हैं, उधर तनकीद भी कर सकते हैं आप जो है। और देखें, ये नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी सवेर किस्म की डिबेट हुई, इतनी सवेर किस्म का डिवाइड नजर आया। उसकी वजह है, देखिए, जिस तरीके से बेंच तश्कील दिए जाते रहे पिछले चंद महीनों में या सालों के अंदर, जिस तरीके से आर्टिकल 63A की तशरीह की गई, जो कि देखें आइन आपको बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, ना क्रिएट कर सकता है, ना रीराइट कर सकता है। लेकिन वहां ब्लेटेंटली एक बेंच ने उसको रीराइट किया आइन को, जो लिखा ही नहीं है 63A के अंदर, वो उसके अंदर उसका मतलब डाल दिया गया, और उससे एक सियासी जो है तूफान खड़ा हो गया। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट का स्टेटेड नैरेटिव ज़ाहिर है हमारे सामने है, जिसकी आप भी बात करें 63A की। अब मसला ये कि ये नौबत हुकूमतों में ही आके सियासी जमातों को पेश क्यों आती है, क्योंकि ये तशरीह तो ज़ाहिर आइन की अदालत ही करती है। अब उस पर आगे बहस क्या है, ज़रा मुझे हसन खावर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करने दीजिएगा। हसन साहब, अभी जो डिबेट सामने चल रही है, इससे कदरे किसी हद तक कम लेवल पर, लेकिन एक हॉस्टिलिटी हमने आपकी गवर्नमेंट में भी देखी, जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया, और उस वक्त फिर आपकी क़यादत की जानिब से भी, और एक माहौल मुल्क में यह बन गया कि जी जजेस के खिलाफ जो है वो एक मुहिम शुरू हो गई, जिसको बाद में तस्लीम भी किया गया कि वो नहीं होना चाहिए था। हुकूमतों में आकर अदलिया से मुहासराई का कल्चर क्यों शुरू हो जाता है हसन खबर साहब? क्या इनसिक्योरिटीज होती हैं अदालत से या इंसाफ के इस निज़ाम से? नहीं, इनसिक्योरिटीज तो देखिए यही होती है ना कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो जाहिर है कि उस वक्त चीज़ों का व्यू ज़रा वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाता है। अपोजिशन में बैठ के दुनिया ज़रा ज़्यादा साफ और निखरी और क्लियर नज़र आती है। तो ये तो बात आपकी सच है, लेकिन देखें इस वक्त जो हो रहा है ना, मैं इसको ज़रा वाज़ेह कर लें, क्योंकि आपने अपने शुरू में जो इंट्रोडक्शन दिया, आपने कहा कि ये दो इदारों की जंग है। ऐसा नहीं है, ये दो इदारों की जंग नहीं है। देखें, बात यह है कि किसी भी मुआशरे में, किसी भी जगह को, किसी भी इदारे को चलाने के लिए कोई रूल्स ऑफ द गेम सेट किए जाते हैं। मुल्कों के अंदर उसको आइन का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान का जो आइन है उसको एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ, कंसेंसस के साथ 50 साल पहले ये तय किया गया, अदलिया का किरदार क्या होगा, पार्लियामेंट का किरदार क्या होगा, एग्जीक्यूटिव का किरदार क्या होगा। ये अदलिया भी अपनी पावर उसमें से डिराइव कर रही है, पार्लियामेंट भी उसमें से डिराइव कर रही है, एग्जीक्यूटिव भी उसमें से डिराइव कर रहा है। सबसे पहले तो ये देखना है ना कि आइन क्या कहता है। आइन के अंदर कुछ चीज़ें वाज़ेह हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि अगर कहीं अबहाम हुआ तो सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करेगी। अगर हम ये समझते हैं कि नहीं, अब हमने सुप्रीम कोर्ट से उसकी तशरीह नहीं करानी, अब उसकी तशरीह आज़म नज़ीर तारड़ साहब करेंगे या राना सनाउल्लाह साहब करेंगे, उसके लिए तो फिर आइनी तरमीम करनी पड़ेगी ना, उनका नाम लिखवा दें कि वो तरमीम कर दें, फिर वो इसकी इंटरप्रिटेशन कर दें, कौम उस तरफ चल पड़ेगी। लेकिन आइन में तो ये फ़िलहाल अदलिया का काम है। दूसरी बात यह है कि अदलिया की आज़ादी के लिए ये भी ज़रूरी है, उसी में लिखा हुआ है कि ये अदलिया अपने कवानीन खुद बनाएगी।
कोई भी कानून जो है वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके वो जो भी उसके अंदर खूबसूरती हो, अगर वो इल इंटेंशन से, मेलाफाइड इंटेंशन से बनाया जाएगा, अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ उससे गलत कानून नहीं हो सकता। कोई भी पावर रेगुलेट हो सकती है, सुओ मोटो पावर भी रेगुलेट हो सकती है। अगर आइन भी अदलिया को अख्तियार देता है तो आप आइन में भी तरमीम कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जब आप आइन की खिलाफ वर्जी करें और जब अदलिया उसके ऊपर आपको फैसला सुनाए तो आप सुओ मोटो के पीछे छुप जाएं। ये इस्लाहात नहीं है, ये आइन की पाबंदी नहीं है, ये आइन की पामाली है, ये अब्यूज ऑफ पावर है। लेकिन हसन खबर साहब, यहाँ पे सिर्फ एक चीज को इक्वेट कीजिएगा, मौसस अदलिया और बेंच के जानिब से हुकूमत के खिलाफ फैसले आते हैं तो वो सो मोटो और अदालती इस्लाहात के पीछे बकौल आपके छुपते हैं। इसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जब फैसले पीटीआई के खिलाफ आते हैं तो आप भी एक पूरी चार्जशीट उनके खिलाफ रख देते हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा मुतालबा किया और कहा कि दोबारा उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा, उनके होते हुए इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हो सकते। डिफरेंस क्या है फिर? इख्तिलाफी फैसले तो मान ही नहीं जा रहे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, दो एग्जांपल्स मैं आपको कंपेयर कर देता हूँ, फिर आप फैसला कर दें। आप भी माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र रखते हैं हालात हाजरा पे। कासिम सूरी साहब की रूलिंग के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या हमने उसके अंदर ये कहा कि जी अदलिया ने साइड ले ली है? इलेक्शन कमीशन के होते हुए आप मुझे बताएं, आज जो पंजाब में हो रहा है, क्या कभी किसी निगरान हुकूमत में हुआ है कि इलेक्शन कैंपेन चल रही है, हम रैली निकालने जाते हैं, दफा 144 लग जाती है, अगले दिन जाते हैं वो कहते हैं जी नहीं दफा 144 तो खत्म हो गई है। भाई लगाई क्यों थी? मैच के लिए लगाई थी, मैच तो भी हुआ नहीं। फैसलों पर तहफ्फुज़ात आए थे, फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, खान साहब की जानिब से आए थे। नहीं देखें, तहफ्फुज़ात तो होने हैं ना, हमारा एक फैसला है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम कहेंगे हम जुडिशरी को नहीं मानते। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर साहब के होते हुए जो आज पंजाब में हो रहा है, ये तो दुनिया के सामने है ना। आप मुझे एक बात बताएं कि तमाम हमने 20 लोगों के नाम भेजे इलेक्शन कमीशन को, 4000 लोगों की ब्यूरोक्रेसी में से कि जी इन 20 लोगों पे हमारा एतराज़ है, इन्होंने उन 20 लोगों को चुन चुन के लगा दिया। अदालत जमानत का हुक्म देती है, पंजाब पुलिस वो देखने से इनकार कर देती है। ये सब कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ की नाक के नीचे हो रहा है ना। ये तो रवैया जो है उनका एक खुला, यानी कि ये दिन और रात की तरह वाजे है, तो इसके ऊपर तो अब हम आवाज़ भी ना उठाएं। या तो ये हो ना कि हम उन्होंने 3 फैसले हुकूमत के खिलाफ किए हों, 4 हमारे खिलाफ किए हों, हम कहें जी ये 4 हम नहीं मानते, ये हमारे खिलाफ। हम तो ये कह नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो कोई ऐसा बंदा तो हो जिस पे दोनों तरफ का एतमाद हो। जो हम चीफ मिनिस्टर पंजाब की अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो बात हुई, उसके बाद हमारे इस्तीफों के हवाले से जो बात हुई, जो चीज हम वहां पे गए हैं, लेकिन हसन साहब जो माहौल हॉस्टिलिटी का डेवलप हो चुका है दोनों फिरकैन की जानिब, अपोजिशन और गवर्नमेंट, किसी नाम पर इत्तेफाक होता नजर तो नहीं आएगा। आपने खुद निगरान वज़ीर आला के नाम की बात की, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी हुकूमत मान जाती है, कोई नाम सामने नहीं आएगा, फिर अदलिया को इंटरवीन करना पड़ेगा, फिर अदलिया के फैसलों को हुकूमत नहीं मानेगी या किसी फैसले को आप नहीं मानेंगे, टकराव तो रह गई। देखिए मैं आपको बताऊं, ये बात आपकी ठीक है कि जब हॉस्टिलिटी बढ़ जाती है, आपने निगरान वज़ीर आला की बात की, ठीक है कि हमारे नामों पर और उनके नामों पर एग्रीमेंट नहीं होना था। ऐसे मौके पे इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो एक क्राइटेरिया तो बनाए ना सिलेक्ट करने के लिए, कि वो बंदा जिसकी कोई सियासी वाबस्तगी ना हो, जिसके ऊपर जो एक इम्पार्शियल आदमी उसको लगाएं। उसमें से अगर आप वो शख्स चुनेंगे जो खुल्लम खुल्ला उसकी सियासी वाबस्तगी होगी, तो ये तो इलेक्शन कमीशन पे भी रिफ्लेक्ट करता है ना। अभी भी हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसके ऊपर किसी को एतराज ना हो। और ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, हॉस्टिलिटी जितनी भी हो, हर पार्टी के अंदर समझदार लोग हैं। आज भी राना एहसान अफजल साहब की पार्टी में ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि मुज़ाकरात से इसका हल निकालना है, क्योंकि उनका विजडम है, उनको नजर आ रहा है कि जिस रास्ते पे हमारी पार्टी चल रही है इसमें इनका नुकसान ज्यादा है। पाकिस्तान ने तो इंशाल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहना ना, सियासत भी चलती रहेगी। अक्टूबर के बाद सियासी जमातों ने घर तो नहीं चले जाना। आज जो ये रीत रख रहे हैं और आज जिस तरफ चल रहे हैं, जो ये बीज बो रहे हैं, फल तो इन्होंने भी आगे खाना। लेकिन अच्छा हसन साहब, मुझे जरा राना एहसान साहब से इसी पॉइंट पे बात करनी चाहिए कि ये जो टोन और ये जो गुफ्तगू अभी आप बतौर अपोजिशन में कर रहे हैं, राना साहब जब आप अपोजिशन में थे और पीडीएम इत्तेहाद भी बना था, तो आपकी लीडरशिप की जानिब से ये बयान सामने आते थे कि हुकूमत का काम तो मामला टोन डाउन करना है, एग्रेशन जारी है तो अपोजिशन को सूट करती है। लेकिन अभी हम हुकूमत की जानिब से बराबर की एग्रेशन देख रहे हैं। अगर मौजूद जज साहबान की जानिब से ऐवान की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा जाता है तो बराबर का मुकाबला करते हुए वज़ीर दिफा कहते हैं जी हमें जजेस के इजलास का, जजेस की अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब करना चाहिए। स्पीकर को वो मशवरा दे रहे हैं।
हुकूमत इस सारे तनाव को कम करने के लिए क्या कर रही है राना साहब? नहीं, देखें, मुझे जरा एक दो चीजों को रिस्पॉन्ड करने जी। दें। देखें, इसमें कोई डिबेट नहीं है कि आइन को जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो भी आइन के ताबे है। आइन के ताबे सिर्फ सियासतदान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी आइन के ताबे है। जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करनी है उसके अंदर मेक श्योर करना है कि आइन जो है वो क्रिएट ना करे, उसको अमेंड ना करे और रीराइट ना करे। अब मेजॉरिटी जो आपकी लीगल फर्टर्निटी है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ये आवाजें हैं कि 63A के अंदर आइन रीराइट हुआ और वो गलत था, नंबर एक। नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने रूल्स और प्रोसीजर आइन के मुताबिक बनाती है। ये हसन खाबर साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आर्टिकल 191 मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बनाने हैं। लेकिन यहां सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ का क्या मतलब है? लॉ कौन बनाता है? लॉ असेंबली बनाती है, और लॉ बनाने का तरीका हमने फॉलो किया, बिल्कुल आईनी तरीका था। लॉ बन गया, नया लॉ बन गया, उसको प्रीएम्प्टिवली स्ट्राइक डाउन कर दिया। चले, यहां तक भी ठीक है। अब हमारी आप असेंबली को आप नहीं मान रही सुप्रीम कोर्ट कि वो लेजिस्लेशन करके लॉ बना सकती है जिसके ताबे आइन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रैक्टिस प्रोसीजर बनाने आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज उठ रही है। अंदर से कैसे उठ रही है? एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच कहता है कि 184(3) सुओ मोटो को आप रोक ले जब तक हम इनको रिवाइज नहीं करते कि इसका तरीकाकार क्या है, बेंच के तश्कील का क्या तरीकाकार है। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा का बेंच कहता है। विद इन सुप्रीम कोर्ट उस जुडिशियल जजमेंट को रद्द कर दिया जाता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के साथ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बड़ी सवेयर डिवाइड है जुडिशरी के अंदर, और ये जो चीजें जो लॉ लाया गया वो भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को स्ट्रेंथन कर रहा है, राना साहब, वो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? यहां पर सिर्फ एक पॉइंट पे आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि अगर किसी भी फरीक को किसी भी बॉसेस जज के कंडक्ट पर तहफुजात हैं तो उसका जो स्टेप बाय स्टेप बाय द बुक तरीका है उन तहफुजात को एड्रेस करने का, क्या वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करवाना ही है? और अगर ऐसा है तो क्या उस स्टेप तक गई गवर्नमेंट जिन भी जज पर उनको तहफुजात थे या इख्तलाफात थे? और अगर उस स्टेप तक नहीं गई तो उसको फॉलो किए बगैर डायरेक्ट कानून बना देना, उसमें तरमीम कर देना, ये हॉस्टिलिटी को राह नहीं देता? नहीं, देखिए, कानून बनाना तो राइट है, वजूद असेंबलियों का मकसद है कि वो कानून बनाए और वो आइन उनको इजाजत देता है। आइन की उससे पहले जो तरीका है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वाला, वो फॉलो क्यों नहीं किया गया? देखिए, मेरी बात सुने, जब जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर भी जाना चाहिए वो भी एक तरीका है, लेकिन यहां देखें 2-3 और इश्यूज हैं। यहां एक जज की मुबैना ऑडियो लीक होती है, उसके अंदर बड़ी सवेयर एलिगेशंस आती हैं एक जज साहब के ऊपर, ठीक है, लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट को चाहिए है कि वो अपनी खुद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बना ले। सुप्रीम कोर्ट तो अपने जो है वो अपनी मीटिंग्स जो है वो सारे जजेस को बुला के नहीं कर पा रही कि वो अपने मामला देखें। यानी कि अब ये भी एक जुडिशियल फैसला ही है ना कि आप एक अपनी जो 184(3) है उसके ऊपर और जो है वो तश्कील किस तरह दिए जाते हैं बेंचेस के, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए। ये फैसला था, उस फैसले के ऊपर नहीं अमल दरामद हुआ। दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। राना एहसान साहब, ये जरा बता दीजिएगा, क्योंकि एक सवाल ये भी उठ रहा है ना कि हुकूमत फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार कर रही थी? हुकूमत को क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे? देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या वजह है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर रेफरेंस क्यों नहीं दायर किया गया, लेकिन इसका भी मेरे पास इसके ऊपर अपडेट इंफॉर्मेशन नहीं है। ये लीगल टीम आपको बेहतर बता सकती है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का रास्ता क्यों नहीं अपनाया गया। लेकिन उसके अलावा ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आप उधर नहीं गए तो आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। लेजिस्लेशन राइट है असेंबली का।
ठीक है। अच्छा हसन खबर साहब, उसूली तौर पर एक बात अगर हम अभी डिस्कस करें, ज़ाहिर है मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने तो अपनी राय दे दी, उसको अगर डिस्कस फॉर द सेक ऑफ उस पर बात की जाए, पीटीआई का नैरेटिव हमेशा से ये रहा है कि अगर किसी वजीर पर या किसी भी हुकूमती नुमाइंदे पर या किसी भी ऑफिस बेरर पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो तावक्ते उसकी साफ शफाफ तहकीकात नहीं होती, क्लीन चिट नहीं मिलती, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद रज़ाकाराना तौर पर अलग होना चाहिए। जब एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब के बारे में ऑडियो लीक सामने आई, उसूली तौर पर क्या आप समझते हैं कि उन्हें उस फरीक से मुतालिक केसेस को सुनना चाहिए और फिर भी बैठना चाहिए बेंच में खुद से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, अगर हम इस रास्ते पे चल गए तो इस मुल्क में तो कोई रहा सा अगर कानून की रमक बाकी है वो भी चली जाएगी। होगा क्या, ये आप तो बड़े केसेस की बात कर रहे हैं ना, छोटे चोरों का भी जिस जज के पास केस लगेगा, किसी से बात करके कोई ऑडियो लीक जोड़ के टुकड़े बनवा देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े टूल्स हैं, वो कहेंगे जी मुझे इस जज पे, कभी कोई जज फिर केस सुन ही नहीं सकेगा अगर जजों को आपने ऑडियो लीक्स की बुनियाद के ऊपर हिलाना है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। ऑडियो लीक जिस पार्टी समझती है कि ऑडियो लीक असल है, उसके बारे में एक पूरा प्रोसेस है, वो कोर्ट के अंदर लाए, उसको प्रेजेंट करे, जिस तरह आपने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, वो रास्ता इख्तियार करे। वरना तहकीकात इस पे होनी चाहिए कि ये ऑडियो कौन बना रहा है, कौन रिलीज कर रहा है, और इन पॉइंट्स के ऊपर इसके इस तरह के स्कैंडल से किसको फायदा होगा, ये बात गौरतलब है। ये नहीं है, वरना तो बड़ा आसानी हो जाएगी, फिर कानून का निज़ाम तो खत्म हो जाएगा ना। ऑडियो लीक तो ऑडियो तो बनवाना मुश्किल ही नहीं है। अब तो आप माशाल्लाह खुद टेक्स हैवी आदमी, आपको पता है एआई आ गई है, अब तो वीडियोस भी आ जाएंगी, जिसकी मर्जी बना के आप कर दें और आप कहें जी बस ठीक है, इस बंदे को, इससे तो मेरा केस ही नहीं सुनेगा। कौन किसी का केस सुनेगा, आप मुझे बताएं। कोई इस मुल्क में निज़ाम तो हम रहने देना। और दूसरी बात यह है कि मैं फिर ये कह रहा हूँ, कल आइन तो पढ़ लें। आइन के अंदर लिखा है भाई 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। जज साहब कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन कराएं, हमने कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन कराएं, आप कह रहे हैं पैसे नहीं। वजह तो देखें, लेकिन 90 दिन की कैद से तो खैर बाहर निकल गए हम अब तो। नहीं निकले। देखिए, मसला वही है असल में। ये मसला, ये प्रोसीजर बिल क्यों आया है, ये सो मोटो नोटिस का इशू क्यों आया है, जजेस की ऑडियो लीक हम आज क्यों बात कर रहे हैं, हम आज पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हुकूमत ने यह इरादा किया कि हमने आइन पे नहीं चलना। बात तो वहीं से शुरू हुई है ना। तो जब आपने एक दफा सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश की, तो अब देखें ना उसकी कितनी कीमत पूरी कौम अदा कर रही है। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, असल मसला तो देखें। इसी के हल के लिए तो हसन खबर साहब किसी एक मुत्तफिका नतीजे पर निकलना है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में किया था, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। राना साहब, ये जो बदएतमादी की इतनी बड़ी फिजा पैदा हो चुकी है, आपकी सीनियर जिम्मेदार क़यादत भी जिस तरह के बयानात दे रही है कि जो पंचायत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है कि उनका ये काम नहीं है, लेकिन फिर भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जी सियासी दहशतगर्द हैं पीटीआई, इमरान खान, उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, लेकिन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हैं। अगर हल नहीं है इनके साथ बैठ के बात करना, बैठा जा नहीं सकता, सियासी दहशतगर्द हैं, तो ये फिर मुज़ाकरात का आखिरी राउंड किस नतीजे के लिए चल रहा है? नहीं, देखें, हुकूमत ने तो यही फैसला किया है ना कि मुज़ाकरात हमने करने हैं और पार्लियामेंट के थ्रू करने हैं, सेनेट के थ्रू करने हैं। तो हुकूमत ने तो अपना वक्त बना दिया और वो मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब बिल्कुल बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए क्योंकि इन्होंने नफरत के बीज बोए हैं, आलमी साजिश का झूठा प्रोपोगेंडा किया, एक कह लें कि इंतशार की सियासत कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल व्यूज हैं। अब पीडीएम के अंदर भी जमातों का ख्याल है, जेयूआईएफ का ख्याल है कि इनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, या बातचीत जब एक फोर्स तरीके से बातचीत जो है उसका फायदा नहीं है। ये इंडिविजुअल व्यूज तो हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने एक जो डेलीगेशन अपना बनाया है जो कि इनके साथ जो है वो बातचीत कर रहा है ताकि मामला आगे बढ़े। तो हुकूमत का तो यही फैसला। अब आप हाइपोथेटिकली डेलीगेशन का हिस्सा हैं, लेकिन आपकी जो क़यादत है वो इसी डेलीगेशन और सारे मुज़ाकरात पर सवालिया निशान संगीन उठा रही है। तो फिर इसका मैंडेट डेलीगेशन का क्या होगा, अरकान का क्या? फिर पीटीआई ठीक कह रही है कि मुज़ाकराती टीम संजीदा है, लेकिन पार्टी में टकराव इतना, इख्तिलाफात इतने हैं कि मुज़ाकरात का कोई हल नहीं निकलेगा। देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात, हुकूमत पाकिस्तान मुज़ाकरात कर रही है ऑपोजिशन के साथ, ये एक स्टेटस है। और इंडिविजुअल राय जो है वो हर एक की अपनी है और उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत लोगों का ख्याल है कि मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है और ये बात रेजोनेट कर रही है, वो खुद अपनी ये बात कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हुकूमत आगे हल निकलेगा आगे इसका नहीं। बिल्कुल, हमने तो ऑफर कर दिया ना। हमारी ऑफर क्या है? हमारी ऑफर ये है कि हमें बजट पेश कर देने दिया जाए और जुलाई के पहले हफ्ते
के अंदर हम असेंबलियां डिसॉल्व कर लेते हैं। तो ये 30 जो ये कह रहे हैं कि 14 मई से पहले आप डिसॉल्व करें, तो फर्क सिर्फ 30-40 दिन का है। तो बॉल जो है वो पीटीआई के कोर्ट में है। अगर अब मुज़ाकरात फेल होती हैं सिर्फ 30-40 दिन की वजह से, तो इसका मतलब है पीटीआई चाहती नहीं है मुज़ाकरात करना। ये ऑफर हम इनको दे चुके हैं। 30-40 दिन नहीं है ना, ये बजट का टाइम है। जो पीटीआई का आज भी ये मौक़िफ़ सामने है कि आप बजट की आड़ में माशी सुरंगें बिछाना चाहते हैं, जो आपकी भी तनकीद रही है इमरान खान साहब पे कि जब उनको यकीन हो गया कि उनकी हुकूमत जा रही है तो उन्होंने IMF मायदे से रूगिरदानी कर दी, माशी सुरंगें बिछाई, जो आपको आकर फिर बोझ उठाना पड़ रहा है। उनकी अब सेम वही आप पर तनकीद है। देखिए, नहीं, हमने तो ऐसा नहीं किया ना, ये जानते हुए कि ये इलेक्शन ईयर है, ये जानते हुए पाकिस्तान की 75 साल तारीख आप निकाल लें और मुझे एक इंस्टेंस बता दें कि जहां इलेक्शन ईयर के अंदर 3-4 महीने पहले हम बिजली का रेट महंगा कर रहे हैं, हम पेट्रोल का रेट महंगा कर रहे हैं, हम गैस का रेट महंगा कर रहे हैं, हम मिनी बजट दे रहे हैं। तो हमने तो वो सारे प्रायर एक्शन जो इस IMF के मुआहदे को इंश्योर करते हैं हमने किए। हम तो वो उस रास्ते पे जा रहे हैं। हमने अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं देखी, तो हमने मुल्क का मफाद देखा। हुकूमत तो इस सारे तो मामले में जुलाई में असेंबलियां तहलील करने पर रजामंद है, इतनी लचक दिखा रही है हुकूमत। बिल्कुल, ये ऑफर इनको दी गई है। यानी जुलाई में असेंबलियां तहलील करने का मतलब ये कि इलेक्शन किसी भी सूरत सितंबर के बाद हो, सितंबर में या सितंबर से पहले? सितंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। हुकूमत सितंबर में इलेक्शन के लिए रजामंद है। जी। हसन खबर साहब, आपकी जानिब से फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, अली जफर साहब मुज़ाकरात के लिए जाते हैं, मुज़ाकराती टीम के बयान सामने आते हैं कि हुकूमती टीम भी संजीदा है, हम भी लचक दिखा रहे हैं, वो भी लचक दिखा रहे हैं, लेकिन खान साहब पर एक डेडलाइन दे देते हैं, 14 मई असेंबली तहलील करें, एक वक्त में इंतखाबात कराएं। इस डेडलाइन के होते हुए, इस रिजिडिटी के होते हुए जिसको हुकूमत मुस्तरद कर चुकी हुई है, मुज़ाकरात पीटीआई कितनी संजीदा आगे बढ़ाने में? देखिए, हम तो बिल्कुल संजीदा हैं मुज़ाकरात आगे बढ़ाने पे, और इसीलिए मुज़ाकरात कर भी रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको एक बताऊं, जो आप बजट के हवाले से बात कर रहे थे। देखें, वैसे तो मैं समझता हूं कि बजट जाती हुई गवर्नमेंट को देना नहीं चाहिए। जो गवर्नमेंट आएगी वही अपना बजट देगी, उसी ने इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन बहरहाल अगर इनको बजट इनकी गवर्नमेंट को देने का शौक है कि इनके ख्याल में वो बजट में कोई ऐसी चीज़ें दे के ये क्लेम करेंगे कि जी हमने तो ये कर दिया, लोग नहीं मानेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इट्स सच अ बिग डील। कोई बात नहीं, दे दें बजट जल्दी भी दिया जा सकता है। आम दिनों के अंदर भी बजट जो है 8, 9, 10 जून को प्रेजेंट होता है और मजीद 8-9 दिन के अंदर वो फाइनल हो जाता है। और इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक 90 दिन मैक्सिमम डेडलाइन है। इलेक्शन कमीशन का स्केड्यूल 54 दिन का है। तो अगर ये 15-20 जून को भी असेंबली तोड़ दें तो तब भी मेरे ख्याल में अगस्त के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो सकते हैं। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि 30-40 दिन को इतना बड़ा फर्क नहीं होता जिससे इन मुज़ाकरात को फेल होने देना हसन साहब, ये बड़ी खुशाइन बात है कि ज़ाती तौर पर आप बड़े मुत्तफिक हैं इस बात से, और ज़ाहिर है इसी रवैये से कोई ना कोई बात आगे निकलेगी। लेकिन आज भी फवाद चौधरी साहब का यह बयान था कि हम जो भी मुज़ाकरात का नतीजा निकलेगा, फिर ज़ाहिर है वो आपकी पार्टी का मौक़िफ़ भी कि अदालत के सामने रख देंगे कि आपने कहा मुज़ाकरात करें, हमने की और ये नतीजा या निकला या नहीं निकला। लेकिन उसके बाद आपकी जानिब से मजीद एक और चीज़ कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए भी साफ शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे। शराइत बहुत ज़्यादा हैं जो PTI की जानिब से रखी जा रही हैं, हुकूमत अभी भी इनकारी है। इतनी ज्यादा शराइत में कोई मंतकी नतीजा निकलेगा? क्या है? नहीं, देखें, इलेक्शन हमें फेयर एंड फ्री तो चाहिए ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम ऐसे इलेक्शन में जाएं जहां पर हम इलेक्शन में जाने से हमें पहले ही पता है कि हमें कैंपेन ही नहीं करने दी जा रही। तो जाहिर है ये हमारे मुज़ाकरात हैं, हम सियासी जमात हैं, हम एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि PTI के रुकन को आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दें। ऐसे शख्स की बात ही कर रहे हैं जिस पर दोनों पार्टियों का इत्तेफाक हो। अगर इलेक्शन की डेट पर इत्तेफाक हो सकता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी इत्तेफाक हो सकता है। ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हसन साहब, अगेन यहाँ पे सिर्फ आखिर में एक ये बात बता दीजिए क्योंकि ब्रेक पे भी जाना है कि आपके बयान की फिर या आपकी गारंटी की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? क्योंकि यही वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जिनके बारे में इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे वो अपने फुल कॉन्फिडेंस का इजहार करते थे। आज इन्हीं को कह रहे हैं कि ये हुकूमत के सहूलतकार हैं। तो फिर कौन सा ऐसा नाम सामने आएगा जिस पर आप दोनों मुत्तफिक होंगे और फिर खान साहब बाद में नहीं कहेंगे कि नहीं ये भी हुकूमत के सहूलतकार हैं? नहीं, बात का तो देखें, बात जो होती है ना वो तो रवैयों के ऊपर होती है। ये हो सकता है कि आज यही को शख्स लगा दें, कल को वो शख्स अगर इनके खिलाफ बाइस्ड हो और इनके खिलाफ वन साइडेड हो तो ये भी बात करें। ऐसे भी हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जब आप किसी बंदे की लाइफ टाइम गारंटी तो नहीं देके भेजते ना। तो ये तो रवैयों पे मुनहसर होता है। और ऐसे भी लोग होते हैं, पीपल्स पार्टी के अपने लगाए हुए सदर, उनकी अपनी असेंबलियां भी तोड़ दी थी, वो तो अपनी पार्टी के सदर की नहीं गारंटी दे सके थे। ये तो होता है। ये तो अब जब अगला रवैया आएगा, क्या पता जो ये शख्स प्रपोज कर रहे हैं वो कल को इनके खिलाफ हो जाए, तो फिर ये बात तो उसके खिलाफ करेंगे। ठीक है। तो ये तो कोई गारंटी नहीं होती।
बहुत बहुत शुक्रिया हसन खबर साहब और राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी पार्टीज के मौक़िफ़ से आगे करें। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और अदालती कार्रवाई पर मज़ीद कुछ बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। आज की सारी अदालती कार्रवाई पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा पाशा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, बतौर माहिर कानून आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? आप चूंकि इस सूरत हाल को सारा फॉलो भी कर रहे हैं, अदालती कार्रवाई का हिस्सा भी हैं। दो आईनी इदारे मद्दे मुकाबिल हैं। सुप्रीम कोर्ट अदालती इस्लाहात बिल पर पार्लियामेंट का रिकॉर्ड तलब कर रही है इजलास का। वज़ीर दिफा अब जवाब देते हुए स्पीकर कौमी असम्बली को यह मशवरा दे रहे हैं कि आप मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब करें। ये तो सर सीधी सीधी महाज आ रही है दो अहम इदारों में। बिल्कुल, ये वाकई महाज रही है और हम बार बार इस बात का इरादा कर रहे हैं, इदारों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट की, पहले भी हमने की कि आप जो है वो फुल बेंच बना दें, हमारी बात नहीं मानी गई। आज भी हमने इस चीज़ का इरादा किया कि अगर फुल बेंच नहीं बनाना तो कम अज़ कम ये करें कि आप 7 सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल एक बेंच बना दें, ताकि अगर कोई रिव्यू वगैरह किसी फरीक ने करना हो तो उसके लिए ये ऑप्शन खुला रहे कि बाकी जो 8 जजेस हैं उनके पास रिव्यू चला जाए। लेकिन वो बात भी हमारी नहीं मानी गई और जज साहब ने ये फरमाया जी कि देखेंगे, हम इसको लेटर ऑन देखेंगे। अब बात ये है कि पहले भी जब हमने ये बात की थी तो कहा आप बहुत देर से आए हैं, पहले आते तो हम देख लेते। आज हमने स्टार्ट में ही ये ऑब्जेक्शन ले लिया कि बेंच ठीक नहीं है, उसकी फॉर्मेशन ठीक नहीं है, इस पे उंगलियां उठेंगी। नो डाउट कि ये चीफ साहब का इख्तियार है इस वक्त बेंच बनाने का, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि इदारे की तकरीम को सलामत रखते हुए वो ये फैसला करते कि बेंच सीनियर मोस्ट 7 जजेस का बना लें ताकि इन पे कोई उंगलियां ना उठे। आज ये देखें कि ये बात, इन बातों को ना मानने की वजह से, और यानी हमारी बात की अटॉर्नी जनरल साहब ने भी तायद की कि इस बात को सर सीरियस नोट पे ले, मेरी भी यही है, मैं भी इनको सेकंड करूंगा। लेकिन हसन साहब बिल्कुल आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा और ये भी दरमियान में बता दीजिएगा कि फिर मुअज़्ज़ज़ अदलिया फुल बेंच बना क्यों नहीं रही? बनाए फुल कोर्ट और फिर फैसला दे दें, इसमें रुकावट है क्या? देखिए, आप अददी अक्सरियत आपने साबित कर दी है, 8 जजेस आपने अपने साथ बिठा ली है, 7 अक़लियत में चले गए हैं। आप क्यों नहीं फुल बेंच बना रहे? आप क्यों नहीं ऐसा बेंच बना रहे कि जिसमें सीनियर जजेस भी शामिल हों? आप क्यों नहीं किसी फरीक की बात नहीं मान रहे? आज हम फरीक नहीं है इसमें, हम अमाइकस हैं। लेकिन देखिए, वी आर दी स्टेक होल्डर्स, लॉयर्स जो है इस मुल्क के वो स्टेक होल्डर्स हैं। इस एक्ट का फायदा लॉयर्स को होना है, इस एक्ट का फायदा जो है वो पब्लिक एट लार्ज को होना है। 184(3) की अगर अपील प्रोवाइड की जाती है तो इसमें क्या हो रहा है? क्या 184(3) की अपील पार्लियामेंट में हो रही है? वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सुननी है। जो रिव्यू वाला केस है जिसमें वकील कुछ चेंज करके अपनी मर्जी का वकील चेंज करने का जो इख्तियार है, ये भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। कौन सा ऐसा इख्तियार पार्लियामेंट ने इनसे वापस लिया है? कोई तो इख्तियार नहीं वापस लिया। और आज ये बात हो रही है जी कि हमें एक आपके एंकर पर्सन वो कह रहे हैं जी हम आइन शिकन है और आइन शिकनों ने ये कहा है। व्हाट दिस इज नॉनसेंस। एक एकेडमिक गुफ्तगू होती है और एकेडमिक हमने इस पिछली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट ठीक है हसन साहब, हमारे साथ ही आप रहिएगा। हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है माहिर कानून एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शोएब शाहीन साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब वक्त देने के लिए। सर, अभी हसन रजा साहब भी ये गुफ्तगू कर रहे हैं और हम आलमी मंजरनामे पर, कौमी मंजरनामे पर ये गुफ्तगू सारी देख रहे हैं, अदालती कार्रवाई की भी। हॉस्टिलिटी क्यों डेवलप हो गई है दोनों इदारों में? अगर हुकूमत ये कहती है कि हम इस्लाहात बिल से इख्तियारात सल्ब नहीं कर रहे मुअज़्ज़ज़ अदलिया के, फुल कोर्ट बना दें, अदलिया फुल कोर्ट नहीं बना रही, कह रही है हमारे इख्तियारात सल्ब हो रहे हैं, गैर आइनी हरकत हो रही है, ये तनाव क्यों है दोनों इदारों के दरमियान? देखिए, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच बना दिया, 8 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान पर मुश्तमिल, चीफ जस्टिस साहब उसको हेड कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये हक हासिल है कि वो कोई भी बेंच बनाए
कोई भी बेंच बनाए और वो चीफ जस्टिस ने बेंच बना दिया है तो ही इज द बेंच इज प्रोसीडिंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को आप सजेशन तो दे सकते हैं कि लार्जर बेंच बनाए, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि हम कोई इदारों में कोई टकराव तो हम नहीं चाहते। एक पार्लियामान ने लॉ पास कर दिया, अब क्या वो एक्ट अल्ट्रा वायरीज टू दी कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, उसकी वायरीज को जाहिर है कोई सुपीरियर कोर्ट ही चेक करेगी ना। और सुपीरियर कोर्ट को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबर बेंच भी सुन सकते हैं, 2 मेंबर बेंच भी सुन सकते हैं, इस हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का एक सिंगल बेंच भी उसको सुन सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। जिस तरह हर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करता है और अकॉर्डिंगली उस बेंच को फिर वो मार्क होती है केस और उसके मुताबिक फिर वो डिसाइड करता है कानून के मुताबिक। इस तरह सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई पटिशन आए तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये अख्तियार होता है कि वो फुल बेंच बनाता है, फुल बेंच में 3 जज होते हैं, या लार्जर बेंच बनाता है जिसमें 3 से जायद हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। दैट इज द स्वीट विल एंड डिस्क्रिशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्होंने एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। और जो इदारे हैं, पार्लियामान है, उसके ऊपर तो कोई कदगन नहीं है। और कोई ये पहली दफा तो नहीं हो रहा, सैकड़ों की तादाद में लॉज जो भी बनते हैं उन सब लॉज की वायरीज को चैलेंज किया जा सकता है। अगर तो उसमें शरीयत के खिलाफ हो तो उसमें फेडरल कोर्ट को भी अख्तियार है कि उसको सेटिसाइड कर दे। सिमिलरली अगर वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर कोई पावर्स देने या ना देने का अख्तियार जो है, जो कि आईनी तरमीम के जरिए हो सकता है, उसको एक्ट ऑफ द पार्लियामान के जरिए अगर कोई एक दे दिया गया है, एक्ट बना दिया गया है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक कर रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है या नहीं है, उनमें से कोई एक फैसला करेगी ना। तो और सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर बेंच उसको सुन रहे हैं। तो लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब की आज स्पीच थी या जो पार्लियामान वालों को है, उनको तो इससे तो गरज ही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक लॉ बना दिया है, लेट दी सुप्रीम कोर्ट शुड फाइनलाइज दिस मैटर। अच्छा शहशान साहब, यहाँ पे हमारी रहनुमाई भी आप इस सारी सूरत में फरमाइएगा कि हुकूमत की, चूंकि आप बात करें वज़ीर दिफा के बयान की भी, अब जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, अगर किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब के कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशन हैं किसी भी फरीक को, तो ज़ाहिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस एक आइनी और कानूनी तरीका है। अब मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुए हैं, जब तक उनकी कार्रवाई का आगाज़ नहीं होता तब तक उन्हें बेंच से हटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इस पर हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये क्यों मुस्तरद की गई है? पहली बात तो यह है कि आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने आज भी चीफ जस्टिस साहब ने वो रेफरेंस दिया है, वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जजमेंट है, वो रिपोर्टेड जजमेंट है लार्जर बेंच की, PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 61। उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है, उस वक्त एक कानून होता था 1970 का, जिसके जरिए अगर किसी जज के खिलाफ रेफरेंस आता था तो उसको गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड कर सकती थी। उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वारिस डिक्लेयर किया था। अच्छा, उससे आगे आप आए, जो तमाम जजेस के खिलाफ टाइम एंड अगेन रेफरेंसेस आते रहे हैं, और वो इसलिए आते रहते हैं कि जब कोई भी जज किसी के खिलाफ फैसला करता है तो वो कंप्लेंट लेके सामने आ जाता है। अनटिल एंड अनलेस किसी के खिलाफ कन्विक्शन ना हो जाए तो वो ही इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट। ये जो सारे ख्वाजा आसिफ साहब समेत ये बाकी जो लीडर बैठे हुए हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर समेत जो 60% बेल पे बैठी हुई है ये काबीना, क्या इनके खिलाफ FIR नहीं है? कंप्लेंट, ये तो एक शहब साहब, मुझे जरा वक्त की थोड़ी सी कमी है, कदा करामी माफ मुझे हसन रजा साहब से भी इस पे पॉइंट ले लीजिएगा। हसन साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि हुकूमत की जानिब से खास तौर पे जो जिम्मेदार वज़रा हैं, जो बयानात अदलिया के बारे में दिए जा रहे हैं, क्या ये बुनियाद बन रहा है दोनों इदारों के दरमियान तसादुम को बढ़ाने में? मतलब हुकूमत इसको फ्लेयर अप ही कर रही है? देखिए, मैं बिल्कुल भी ये जो हुकूमती ज़ोमा हैं उनकी तकारीर और जो जजेस के हवाले से जो बात है उसको सपोर्ट नहीं कर सकता किसी तौर पे भी। ठीक है। और अपना मामलात को सुधारने के बजाय बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जब आप किसी फरीक को दीवार के साथ लगा देते हैं, उसकी किसी इस्तदा को मंजूर नहीं करते और अपनी जिद पे अड़े रहते हैं, और मामलात ये होते हैं कि एक फैसले आ जाते हैं और उसमें फिर बाद में
बाद में ये कहना पड़ता है कि काश उस वक्त हम फुल बेंच या लार्जर बेंच ठीक है। बना लेते, तो ऐसी बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा साहब, शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस कानूनी मामले पर अपनी तजज़िया से आगे करें। नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी बात से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान।